नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और तमाम सारे नेता मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल होना है वो लगातार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे होगा। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा देश के बड़े उद्योगपतियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया और इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी न्योता दिया गया है। और बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ समेत आज 51 लोग शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ सीएम पद की और इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम और 48 मंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। खबरें सामने आ रही हैं और इनमें अगर मंत्रियों का जिक्र करें तो शपथ ग्रहण से पहले कई विधायक और नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। इन नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और एमएलसी AK शर्मा, सुनील बंसल, जितिन प्रसाद, बलदेव सिंह औलख, ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, JPS राठौर, भूपेंद्र चौधरी, जयवीर सिंह, संजीव गौड़, भूपेंद्र चौधरी, अनूप प्रधान, JPS राठौर, असीम अरुण जैसे नाम शामिल हैं। माना जा रहा है कि नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है, तो लोग मुलाकात कर रहे हैं। विधायकों का मुलाकात करने का सिलसिला लगातार मुख्यमंत्री आवास पर जारी है और वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के दूसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। उनके गोरखपुर में शपथ ग्रहण के बाद जश्न और प्रसाद वितरण की भी तैयारी उधर हो रही है। गोरखनाथ मंदिर में 11 क्विंटल लड्डू भगवान गोरखनाथ को प्रसाद लगाकर इकाना स्टेडियम भेजा जा चुका है और शाम 4 बजे जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो इकाना स्टेडियम में भेजे गए यही लड्डू मेहमानों में प्रसाद के तौर पर बांटे जाएंगे और शपथ ग्रहण के बाद गोरखनाथ मंदिर में प्रसाद के तौर पर वितरण करने के लिए 5 क्विंटल लड्डू और भी बनाए गए हैं। तो लगातार तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 4 बजे इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम सारे दिग्गज आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। 2 डिप्टी सीएम भी इस बार बनाए जाएंगे। इस बार भी ये माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति होगी। तो लगातार तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है और ये भी सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने निकल करके आई है कि इस मंत्रिमंडल में, योगी के मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं भी मंत्री बनाई जा सकती हैं और इसके साथ ही कई युवाओं को भी तरजीह दी जा सकती है। तो यूपी में शपथ, योगी का विजय पथ एक बार फिर से और लगातार जिस तरीके से विकास की ओर अग्रसर यूपी अब और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। दिनेश शर्मा को लेकर के तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है, जो खबरें निकल करके सामने आ रही सूत्रों के हवाले से, कि इस बार दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हो सकता है, उनको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। हालांकि दिनेश शर्मा का अगर उनका खुद का जिक्र करें तो उन्होंने कहा है कि संगठन तय करता है कि किसको कौन सी भूमिका मिले। बीजेपी में जाति और धर्म के आधार पर निर्णय नहीं होते। मैं बार बार कह रहा हूं कि वार्ड स्तर के कार्यकर्ता से आगे बढ़ा हूं। तो उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में तैयारियों का सिलसिला वो जारी है। तैयारियां हो रही हैं। उधर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात
करने का भी सिलसिला लगातार विधायकों का जारी है, मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे में कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इकाना स्टेडियम में भी पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा देते हैं। दीपक राय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। कुछ ही देर में जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, लखनऊ से संवाददाता है और क्या हलचल है लखनऊ में उनसे पूरी अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी करेंगे हम दर्शकों को। और बिल्कुल जिस तरीके से दीपक राय जी, सीधे आपका सबसे पहले रुख करेंगे। जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर के तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं, विधायकों की मुलाकात करने का दौर जारी है। ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से इस बार भी 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लगभग नाम फाइनल हो गया है। दूसरे उप मुख्यमंत्री पर अभी कयासों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रजेश पाठक का भी नाम सामने आ रहा है। दिनेश शर्मा को लेकर के तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से क्या देख रहे हैं आप? देखिए योगेश जी, अगर वो देखा जाए तो टीम तो बड़ी होनी है, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है कि एक तरह से ये आपको मंच मिला है 2024 के लिए। तो ये जो इनको विकास के काम करने हैं, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी मतलब हर समाज के हर वर्ग को जो है अगर छूना है तो ये चाहेंगे हर तरह से एक बहुत मजबूत मंत्रिमंडल हो। तो उसके लिए एक तो केशव प्रसाद शर्मा जी का नाम जो है, केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम जो वो तय माना जा रहा है। और अरविंद जो एक बेबी रानी मौर्य का भी जो है डिप्टी सीएम के लिए माना जा रहा है। वो एक अरुण असीम जी, चाहे राजेश्वर सिंह मिश्र, मेरा ख्याल है दोनों में से जो है एक नाम, जो एक और उप मुख्यमंत्री का नाम आ सकता है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर और अग्रसर नजर आएगा। ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने जो सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, बढ़ चढ़ करके दिया, जो एक बार फिर से इतिहास रचने का जो आज तक नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। किस तरह से लगता है कि इस बार विकास के पथ पर और आप आगे ले जाएंगे उत्तर प्रदेश को? एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे और कैबिनेट में शामिल होने के लिए विधायकों के पास कॉल भी जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में लगातार विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर रहे हैं। संजय गंगवार, सुरेश राही, सरिता भदौरिया, अरुण कुमार, नरेंद्र कश्यप, श्रीकांत शर्मा और पूरन प्रकाश जाटव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो लोग मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, इन लोगों का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह एक भव्य आयोजन किया गया है। इसका सीएम योगी के शपथ ग्रहण का केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, तमाम सारे ये नेता हैं जिनको आमंत्रण भेजा गया है। और इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिसमें पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हैं, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। और एक तरफ आपको बता दें कि जितेंद्र प्रसाद, जो कि हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा था, और उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जितेंद्र प्रसाद भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में
और इसी बीच एक बार फिर से दीपक राय जी आप ही का रुख करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं, वो बातें ठीक है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनकी छुट्टी की जा सकती है और नए चेहरों को लाया जाएगा, क्योंकि पुराने चेहरों का अगर ये जिक्र करें कि जिन पुराने चेहरों को लाया जाएगा तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनके कामों से कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नजर आया है। वजह यही होगी कि उन चेहरों को लाया जाए, जिसमें सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम जो सामने आ रहा है कि वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे। वो भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो सरकार में रहते हुए उन्होंने काम अच्छा किया, बेहतर किया, और चुनाव के दरमियान भी भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रचार का अभियान था उसमें भी उन्होंने शानदार अपना जो कर्तव्य था उसका निर्वहन किया। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि वास्तव में जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो संतुष्ट नजर आ रहा है? यही वजह है कि एक बार फिर से इन्हें मंत्रिमंडल में तरजीह दी जा रही है। जी देखिए योगी जी, आपने सही कहा। देखिए जो शीर्ष नेतृत्व है पूरे मतलब योगी सरकार की टीम में इन्होंने विश्वास जताया, खासकर केशव प्रसाद मौर्य का जो काम था 5 साल से जनता के बीच जो कनेक्टिविटी थी, तो उसका उनको रिवार्ड मिला। भले ही चुनाव हार गए हैं तो कई रीजन होते हैं चुनाव जीतने और हारने के, लेकिन उसका ये नहीं मतलब फिर उन्होंने विश्वास जो है टीम में जताया। और दूसरी तरफ देखिए 20 मंत्रियों का जो है शायद पत्ता कटने वाला है, जैसे न्यूज में आगे आ रहा है, क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व यही चाहता है कि हमारे जो पुराने विधायक जो हैं अगर वो काम नहीं किए तो उनको काटा जाना चाहिए। क्योंकि इस बार मोदी जी ने पहले ही बोल दिया कि देखिए हमारे सभी विधायकों को काम करना होगा, क्योंकि आज जनता के बीच जाना होगा, जनता की समस्याओं को चुनना होगा, क्योंकि ये जो है 2024 के लिए बहुत बड़ा मंच होने वाला यूपी। ये एक मॉडल बनेगा बीजेपी के लिए, खासकर विकास के काम हुआ, जनता की समस्याएं सुनी जाएं, विकास का काम हो, मतलब आप जो सड़कें हैं, बिजली है, पानी की समस्या है, तो ये अगर बीजेपी अगर काम कर लेती है तो शायद इसको और जगह के इलेक्शन में भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। इसलिए जो है एक मजबूत और सशक्त टीम बनाने की तरफ बीजेपी कोशिश करेगी यहाँ पे यूपी में बनाने की। प्रदीप जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी जी आ गई, बिल्कुल आ गई। प्रदीप जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, जोर शोर पर तैयारियां चल रही हैं, 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, किस तरह से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी किस मॉडल को पेश करेगी और विकास के पथ पर ले जाएगी आगे? भारतीय जनता पार्टी की निकल गई है सवारी, फिर पहुंचेंगे एक बार फिर विधानसभा सारे हमारे भक्त हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो टीम है, टीम और भारतीय जनता पार्टी ने जो विधायक पहले बनाए और मंत्री बनाए और जो कार्यशैली करी हमारे पूर्व विधायकों ने, उस चीज को भी देखा जा रहा है किसने कितना विकास और कितना प्रगति पे काम किया और इस सरकार में प्रथम पंक्ति पे आगे काम को लेके और सीरियस रहे। ये चीज बहुत बड़ी अहम चीज और चीज को देखा जा रहा है। देखिए टीम जो बनेगी, अब जो जितने मंत्रिमंडल में आएंगे हमारे विधायक गण मंत्री बनेंगे, वो बड़ा सोच समझ के बनाया जा रहा है कि किसकी फील्डिंग कैसी रहेगी और वो कैसा काम करके दिखाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे भ्रम टूटे हैं। सबसे बड़ा भ्रम था कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, रिपीट होती सरकार। पहले सबसे बड़ा भ्रम ये टूटा, फिर टूटा भ्रम नोएडा का कि नोएडा जो भी आता है वो मुख्यमंत्री नहीं, और ये बहुत कुछ रहा है। उन चीजों को भ्रम को देखिए तोड़ते हुए जिन लोगों ने फैलाया, उस चीज को देखिए क्योंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने विजयश्री दिलवाई भारतीय जनता पार्टी को और पुनः फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमें बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए समझ के इन्होंने काम टीम में जो माहिर खिलाड़ी रहेंगे उन्हें ही मंत्री बनाया जाएगा। सबका रिपोर्ट कार्ड पहले भी मैंने कहा था, चुनाव चल रहे थे तभी मैंने कहा था रिपोर्ट कार्ड देख के ही टिकट में, रिपोर्ट कार्ड देख के ही मंत्री बनाया। और ये चीजें ये नहीं कि ज्यादा वोटों से जितने कम नहीं, जिसने कितना काम किया, जनता के प्रति कितना जागरूक है, ये बहुत बड़ा। क्यों ये सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित है, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को समर्पित सरकार है और उन्होंने ही विश्वास जताकर दोबारा पुनः हमें समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और सरकार में दोबारा बैठाया, कुर्सी बैठाया। तो इसलिए उनके हित की पहले सोचनी है। जो प्रदेश की जनता, मेरे भाई बहन, माँ बाप, बुजुर्ग, बहने, उनके बारे में पहले सोचनी है। जो जितने जनप्रतिनिधि आज सरकार में शपथ लेंगे, और आज बड़ा देखने के लिए बड़ा चौंकने रहेगा, चौंकने काफी चीजें रहेगी और बड़े बड़े सरप्राइज देखे जाएंगे कि किसको आज मंत्री और किसको क्या बनेगा। और छुट्टी भी काफी लोगों की होगी, ये भी नहीं है, और बहुत लंबी फेरी छुट्टी होने वाले को भी, पिछले मंत्री पिछले
कार्य मंत्री रहे उनमें छुट्टी होने में भी काफी लंबी लाइन है। और कुछ पिछले जो जिन मंत्रियों के अच्छे रिपोर्ट कार्ड रहे उनका प्रमोशन, ये भी अच्छी चीज है देखने में। और ये चीज देखनी चाहिए और दलों को भी कि देखिए कि मंत्री मंडल का विस्तार किस तरह की होता है और प्रदेश की जनता का विकास के लिए किस तरह गठित की जाती है टीम, वो भी एक देखने लायक चीज होती है। क्यों? अगर देश में अगर विश्वास है और हमने विश्वास जमाने के लिए काम किया तो हमें उस प्रकार ही अपने नेतृत्व को ठीक करना पड़ेगा। अपने नेतृत्व में अपनी टीम को उन लोगों को लाना पड़ेगा जो हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए समर्पित है। बहुत अहम चीज रहेगी आज। अगर ये प्रोग्राम इसलिए रखा है स्टेडियम के अंदर, प्रदेश की चाहते तो हम बहुत लंबा चौड़ा टेंट लगवा के और बहुत कुछ करा सकते थे, नहीं, हम प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई है और प्रदेश को कहाँ खर्चे में रोकना है, कहाँ कम लाना है, उस चीज को देखा जा रहा है। और आज पूरे देश से हमारे कार्यकर्ता भी वहां पहुंच रहे हैं अपने माध्यम से। और देखिए आज बहुत विशाल रेला रहेगा, देखने लायक रहेगा। और आपके माध्यम से मैं तो प्रदेश की जनता को नमन और नमस्कार करूंगा कि आपने पुनः हमें फिर उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बनाया है और आपके आशीर्वाद से जो कार्य अधूरे थे वो पूरे होंगे। बिल्कुल, ये मेरा वादा है और मेरी सरकार से भी मुझे जनता उम्मीद भी यही करती है क्योंकि जितना प्यार दिया है और ये पूरे उम्मीद के साथ यही कि एक बार फिर से प्रदेश को विकास के पथ पर आप आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में सरकार जब से बनी है करीब 36,000 छोटी बड़ी नहरों को पुनः चालू करा गया, सफाई करी गई है। और रुहेलखंड में जो सबसे ज्यादा देखा पानी किल्लत रहती थी और सूखा रहता था, उसको दूर करने भी बड़ा काम किया है और वो अधूरा काम पूरा करना भी है, क्योंकि बड़ा भू क्षेत्र है, वहाँ पानी के कारण सूखा बहुत होता है। और उस चीज को लेकर हमारे मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। और प्रदेश के अंदर हमें अपनी हरियाली जो अधूरी हुई थी उसको हरा भरा, हमें एक चीज और देखिए, मैं बता दूं कहते हैं गन्ने गन्ना करना, ये गन्ना का विवाद भी खत्म कर देंगे इस बार। ठीक, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जो गन्ने का विवाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का है ना। ठीक है। दीपक राय जी, एक सवाल आपसे ये है कि देखिए केशव प्रसाद मौर्य का तो नाम आ रहा है, लेकिन जो दिनेश शर्मा का नाम को लेकर के जो संशय लगातार बना हुआ है, दिनेश शर्मा का अगर जिक्र करें तो बेहद सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, बेहद शालीन नेता माने जाते हैं और खुद बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, मेयर रह चुके हैं लखनऊ के और इसके बाद भी शिक्षक रह चुके हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं, एक अच्छा उन्हें नेतृत्व करने का जो है वो भी उन्हें पता है कि किस तरीके से नेतृत्व करना है। दूसरी बात, पढ़े लिखे नेता हैं, उन्हें ज्ञान है। ऐसे में अगर उनको लेकर के ये जो बड़ा फैसला लिया जा रहा है, वजह क्या हो सकती है? क्योंकि काम को लेकर के भी मुझे लगता है दिनेश शर्मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। रात दिन एक कर दिया था शिक्षा के विभाग में लेकर के, जिस तरीके से नकल को लेकर के, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम किया था। तो वजह क्या हो सकती है कि इस बार उनको मौका नहीं मिल रहा? The person you are. दीपक राय जी, चलिए प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, आपने दिनेश जी के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, हाँ, देखिए दिनेश जी बहुत मेहनती मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने पूरे चुनाव में भी दिन रात एक करके दिखाया और श्री के लिए बहुत तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में उनके बारे में अच्छा सोचा है और वो भी अच्छी पोजीशन में जाएंगे। आने वाला समय या तो इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद या बहुत जल्दी आपको अच्छा सुनने को मिलेगा कि श्री दिनेश शर्मा जी के बारे में सरकार ने उनके विषय में सोचा है, वो उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है। मेहनती लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और दिनेश जी ने तो हमारे ठीक है। प्रदीप जी आपको यहाँ पर रोकेंगे। देखिए आपका जो टैग बन चुका है बुलडोजर को लेकर के, जो एक परसेप्शन बन चुका है, देखिए जब चुनाव हो रहे थे, मतगणना हो रही थी, उस दिन भी आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से बुलडोजर पर लोग पहुंचे थे। और आज एक बार फिर से आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें, जहाँ पर एक बार फिर से बुलडोजर में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और किस तरीके से जोश और खरोश इनके अंदर देखने को मिल रहा है, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब नाम कौशलेंद्र प्रताप सिंह दुद्दी के 403 विधानसभा से क्षेत्र से आए हैं। दुद्दी 403 विधानसभा क्षेत्र। बस शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह देखिए कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, भारी उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं के बीच। और ये लगातार एक जो बुलडोजर का जो एक सिंबल दे दिया गया
कि अपराधियों पर बुलडोजर चलने के बाद अब जिस तरीके से ये देखिए किस तरह से लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, जुनून देखने को मिल रहा है। ये आपको बता दें कि ये लखनऊ की तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास के पास की तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री चौराहे की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री आवास से महज 10 कदम की दूरी पर यह चौराहा है और वहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये खुशी मनाते हुए बुलडोजर पर लोग सवार हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह को लेकर के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर के एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये बुलडोजर लेकर के लोग वहां पर पहुंचे हैं और उत्साह मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। प्रदीप जी, और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं और इस बीच लेकिन पहले रुक करेंगे, जितेंद्र के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आपका दीपक राय जी। सवाल वही है आपसे कि क्या वजह हो सकती है कि जिस तरीके से अगर दिनेश शर्मा जी का हम जिक्र कर रहे थे कि काम को लेकर के उनमें कोई संदेह नहीं है, शालीनता को लेकर के कोई संदेह नहीं, मुझे लगता है जो मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा शालीन वो थे। अगर अनुभव का जिक्र करें तो उन्हें खासा तौर पर अनुभव भी है, लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं और डिप्टी सीएम 5 साल रहे ही हैं, शिक्षक के तौर पे भी उन्होंने एक अच्छी शानदार भूमिका निभाई है। तो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद वजह क्या हो सकती है जो इस बार उनको इस मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री की कमान सौंपने की जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नहीं मिलेगा उनको यह पद, क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि उनको मंत्रिमंडल का पद न मिले। देखिए जो बड़ी बड़ी अगर शीर्ष स्तर पर देखा जाए तो जितने चेहरे हैं सभी ने अच्छा काम किया है, तो उसको जो बीजेपी नेतृत्व तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं होगी। तो दिनेश शर्मा जी देखिए पुराने, एक तो उनसे जनता के बीच बहुत अच्छा उनका संबंध है। आप उनके एरिया में चले जाइए, आसपास एरिया में चले जाइए, कोई भी उनको किसी समय फोन करता है तो तुरंत उसका जवाब देते हैं, तुरंत उनके अगर चीजें हाथ में होती है चाहे उनके क्षेत्र में होती है तो तुरंत उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो दिनेश शर्मा जी को कद को कम करने की कोशिश तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कार्यकर्ताओं के पहुंचने का जो सिलसिला लगातार जारी है, अभी तस्वीरों में हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से जोश देखने को मिल रहा है। बुलडोजर एक बार फिर से नजर आया है मुख्यमंत्री आवास के पास और लोग उनमें सवार होते हुए नजर आए और एक बार फिर से आप इकाना स्टेडियम पे मौजूद है, वहां क्या कुछ नजारा कह रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है इकाना स्टेडियम में और धीरे धीरे जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं पहुंचना शुरू कर दी है और बता दें प्रयास है वो मंच पर जो वीआईपी थे जिनको बुलाया गया था, बाकी निर्देशा थे, उनको कहीं ना कहीं मंच पर पहुंचने को मनोज तिवारी भी मंच पर पहुंच चुके हैं और वो अभी अपना अभिभाषण भी दे रहे हैं। कार्यकर्ता भी मौजूद है धीरे धीरे स्टेडियम और अब से कुछ देर लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद ये भीड़ें पूरा शुरू भव्य रूप ले लेगा और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के तौर पर शपथ ग्रहण लेंगे और ये कहे कि बुलडोजर बाबा की जो सरकार कहेगी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और वो बुलडोजर से लेकर ढोल नगाड़े से लेकर सबकी व्यवस्थाएं की गई है और जो कार्यकर्ता है वो नाच रहे हैं और गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक लखनऊ की तैयारी कर दी गई है और उसके बाद मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद लड्डू बांटी जाएंगे और साथ ही साथ यूं कहे कि बिल्कुल, नामों को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं, किन किन नामों पर लग रहा है या खबर किन नामों की आ रही है कि इस बार मंत्रिमंडल में वो शामिल होंगे? जितेंद्र, कुछ नामों की लिस्ट आप तक पहुंची क्या अभी तक? देखिए मंत्रिमंडल को लेकर सीएम आवास से फोन आने शुरू हो गए और बात की जाए तो उसके बाद कुछ कानपुर देहात से उनको फोन चला गया है, दया शंकर सिंह जो बलिया से विधायक बने हैं उनको कहीं ना कहीं फोन चला गया है, संजीव सिंह गंगवार पीलीभीत से उनको फोन गया है, दानिश अल्पसंख्यक समस्या से दानिश आजाद से फोन चला गया है और उनको मंत्रिमंडल लगभग नफर गया। मोहसिन रजा जो अल्पसंख्यक से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चले लगाए जा रहे हैं कि मोहसिन रजा नहीं होंगे मंत्री, लेकिन दानिश विधायक है अरुण कुमार वो सीएम आवास पहुंचे और सीतापुर से सुरेश राही है वो पहुंचे और धीरे धीरे जिसको सीएम आवास से फोन गया है वो धीरे धीरे पहुंचना
तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है और लगभग 70 कुर्सी लगाई गई है मंच पे, ये माना जा रहा है। और उसमें सभी मंत्री जिनको फोन किया है वो मंत्री मंच पर पहुंच सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम ये कहा जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हो सकते हैं, विजय शर्मा पे रोक लग ठीक है सकती है। और जितेंद्र, आपको यहीं पर रोकेंगे और इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम सिर्फ 2 ही बनाए जाएंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम फाइनल हो गया है। 2 ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे। ब्राह्मण समाज से एक बड़े नेता का भी नाम जरूरी है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबरें सामने निकल करके आ रही हैं ब्राह्मण चेहरे के तौर पर। तो डिप्टी सीएम सिर्फ 2 ही बनाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम फाइनल है और दिनेश शर्मा का नाम, जिनका हम जिक्र कर रहे थे अभी कि उनके नाम को लेकर के काफी संशय है और ऐसे में ब्रजेश पाठक का नाम भी चल रहा है। डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है ब्रजेश पाठक को भी, कद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उनके काम को भी अगर जिक्र करें, पिछले 5 साल के जो कार्यकाल के दौरान उन्होंने काम किया है वो भी बेहद सराहनीयपूर्ण रहे हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है कैबिनेट से। अब उनको डिप्टी सीएम इस बार बनाया जा सकता है। तो डिप्टी सीएम सिर्फ 2 ही रहेंगे लगातार, क्योंकि बाजारों का जो सियासी बाजार जो गर्म था, सियासी गलियारों में जो चर्चा थी कि इस बार 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, चर्चाएं लगातार जारी थी। अब उस पर विराम लगते हुए नजर आ रहा है। 2 ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे इस बार भी और उनमें जो केशव प्रसाद मौर्य का नाम है वो लगभग फाइनल हो चुका है और जो दिनेश शर्मा के नाम को लेकर के अभी भी अटकलों का दौर जारी है। दिनेश शर्मा की जगह माना यह जा रहा है कि इस बार ब्रजेश पाठक को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। दीपक राय जी, रुक करेंगे सीधा आपका। देखिए, अभी वही चर्चा हम कर रहे थे कि दिनेश शर्मा जी को लेकर के जिस तरीके से कयास लगाई जा रही है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको डिप्टी सीएम का पद इस बार हो सकता है कि ना मिले। अब ब्रजेश पाठक जी का नाम सामने आ रहा है। जी योगेश जी, देखिए इसमें तो 2 चीज हो सकती है। एक तो केशव प्रसाद मौर्य का जो पहले भी था ठीक ही था उनका, और ब्रजेश पाठक जी का काम तो अच्छा था, एक तरह से उनको प्रमोट किया गया। और दूसरी तरफ जो बीजेपी पे मोहर लग रहा था, एक आरोप लग रहा था कि नहीं ये ब्राह्मण जाति को जो है, ब्राह्मणों को ये नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे उतनी इज्जत नहीं दे रहे, तो शायद उसको भी देखते हुए एक तरह से ब्रजेश पाठक जी को जो है इस बार उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा हो। प्रदीप जी, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पूरा साधने की कोशिश रहेगी आपकी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में ये जो सिलसिला है ये अनवरत जारी रहेगा आगे भी, मुझे लग रहा है। देखिए, जातिगत की अगर बात करते हैं, हमने जातिगत राजनीति से ऊपर सोचा है और ऊपर देखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा वर्चस्व रखती है और कुछ ज्यादा ही जातिगत हमारे चलती है, मगर हमने जातिगत को दूर भी करना है, जातिगत धर्मवाद को दूर भी करना। और हमने इसको सत्ता में पिछली बार देखा और हमने करने की कोशिश भी करी, और हमारा अभी भी यही प्रयास रहेगा कि जातिगत से ऊपर निकल के आना है और हमें उसको लाना है मुख्यमंत्री पद पे, जो प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम करे, पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक काम करे, बुंदेलखंड तक काम करे, कानपुर मंडल तक काम करे। हमें ऐसे लोगों को चूज करना है। हमें बदनाम की जरूर किया जाता है भाजपा को, जातिगत राजनीति करके धर्मगत राजनीति करती है। अगर हम स्पष्ट बोलते हैं या स्पष्ट कुछ करते हैं तो हम बगल में छुरी नहीं रखते हैं, तो कुछ भी पार्टी कुछ भी कहती रहती है। मगर इस चीज के लिए आपको बता दूं मैं कि जो भी चीज के हमें जातिगत सिस्टम को खत्म करना है, क्योंकि जातिगत समीकरण से जो सब लोग, जो नेता, जो पार्टियां फायदा लेती है और फिर कुछ नहीं करती है, उनको सजग करना है, उनकी आंखें खोलने में समझाना है कि इन चीजों निकलो और प्रदेश के विकास के लिए आगे आओ, प्रदेश की जीडीपी के लिए आगे आओ, प्रदेश की अच्छी चीजों के लिए आओ, प्रदेश को अच्छे टूरिज्म में आगे लाना है उसके लिए आगे आओ, रोजगार के लिए आगे आओ। तो ब्रजेश पाठक का जिस तरीके से जो जिक्र कर रहे हैं, दरअसल एक पिछड़े वर्ग से अगर जिक्र करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और ब्राह्मण वर्ग का जो जिक्र कर रहे हैं आप, भले ही प्रदीप जी कह रहे हैं कि जाति से और धर्म से ऊपर उठ करके आप राजनीति करते हैं। देखिए, ये आपका कहना ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन
उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति, संप्रदाय, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ जाए, मुझे लगता है कि अभी ये असंभव है और आने वाले समय में दशकों तक मुझे लगता है, क्योंकि जो वहाँ का जो समीकरण, आपके ऊपर केवल आरोप नहीं है, ये दरअसल सभी राजनीति पार्टी करती हैं। जितेंद्र चौहान से पता कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, जानकारी भी ले लेते हैं। जितेंद्र, क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके की जा सकती है क्या? ये क्षेत्रीय दल कर सकते हैं क्या? इससे कोई दो राय नहीं है और जाहिर सी बात है कि जाति और काफी महत्वपूर्ण रखती है, और संप्रदाय तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाति काफी महत्वपूर्ण ये रखती है इसमें राजनीति में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो इस बार मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है, वो माना जा रहा है कि 2024 को लेकर ये मंत्रिमंडल तैयार किया जाए, ताकि इनको 2024 में मेहनत न करनी पड़े, और जैसा मंत्रिमंडल है उसी मंत्रिमंडल के आधार पर जनता को साधने का काम किया जाएगा। क्षेत्रीय पार्टी की बात की जाए तो क्षेत्रीय पार्टी जाहिर बात है कि जाति के आधार पर टिकट देने का, अपने प्रत्याशी को चुनने का काम करती है, लेकिन अब इस बार जो चुनाव हुआ वो कहीं ना कहीं लगता है कि जाति के आधार पर भी हुआ। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके मुश्किल है अभी राजनीति करना उत्तर प्रदेश में, बड़ी मजबूत इसकी जड़ है और इस जड़ को अभी हटा पाना मुश्किल लग रहा है। दीपक राय जी, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? नहीं देखिए योगेश जी, अब तो अगर पूरा नॉर्थ बेल्ट देखा जाए, हाँ। तो विदाउट जाति और धार्मिक और भी जो समीकरण है, तो ये इसके बिना तो आप राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकते। जीतने की तो बात आप छोड़ दीजिए, तो ये तो पूरा ही बेस एक जो है एक तरह से पहिया बन चुका है। तो जाति समीकरण और राजनीति और ये धार्मिक समीकरण दोनों को देखना पड़ता है। तो आज उस तरह का ऐसा माहौल है कि राजनीतिक पार्टियां इसको छोड़ नहीं सकती। तो और यूपी जो है इतना बड़ा स्टेट है जहाँ 23 करोड़ की जनता है, तो इसलिए इनको सब कुछ देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि आपको चुनाव जीतना है, तो चुनाव जीतने के लिए हर चुनावी रणनीति में हर चीजों को, हर एस्पेक्ट को देखना होगा कि आप कैसे कैसे चुनाव जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज है ये, बीजेपी का पूरा भविष्य है। अगर 10-20 साल में बीजेपी को रहना है तो यूपी का जो मॉडल है वो पूरे देश के सामने पास करना पड़ेगा। तो एक आज देखिए, आज एक मोदी फैक्टर जो है हर इलेक्शन में काम करता हो, कोई भी हो, चाहे निगम का चुनाव हो, चाहे आपका पंचायत चुनाव हो, तो एक मोदी फैक्टर हमेशा पॉजिटिव फैक्टर काम कर रहा है। तो बीजेपी जो है वो भी चाहती है 2024 में जब इलेक्शन हो, चाहे उसके पहले भी जो विधानसभा चुनाव है गुजरात में चाहे हिमाचल में, तो वो एक तरह से एक मिसाल बने, एक मॉडल बने बीजेपी के लिए। अगर अच्छा काम करती है तो हिमाचल में भी फायदा मिलेगा, गुजरात में भी फायदा मिलेगा और पूरे देश में लोकसभा में फायदा मिलेगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो शायद इनके लिए बहुत मतलब आगे जो रास्ता है वो शायद बहुत कठिन होगा। लेकिन पूरा विश्वास है, देखिए एक जो डबल इंजन की सरकार है और जिस तरह से एक अप्रोच है, मतलब एक आप देखिए 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मामला आगे नहीं आया, कानून व्यवस्था में सुधार आया, तो ये सब चीजें विकास के काम हुए, लाभार्थी आए तभी तो वोट मिला। नहीं तो आज देखिए जिस तरह से मिथक टूटे हैं, एक 34 साल में दूसरा मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नोएडा का जो मिथक था। और तीसरी बड़ी चीज आप देखिए, विपक्ष जहां बीजेपी को घोरा इस इलेक्शन में 3 जगह, हाथरस, उन्नाव और लखीमपुर खीरी, तो अगर जनता इन तीनों चीज को नकार देती है, बीजेपी को जिताती है, तो बहुत बड़ा विश्वास जताया है जनता को। बिल्कुल। तो बीजेपी को जो अब ये है, बीजेपी के सामने सरकार के सामने की जनता के विश्वास का जो भरोसा जीते और उसका शायद उतना जितना विश्वास जिताया है उस हिसाब से काम करे, जनता पे विश्वास, जनता के कल्याण के लिए काम करे, इसी में बीजेपी की भलाई है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि 2024 के देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार तो करेगी ही, कैसा मंत्रिमंडल होना चाहिए आपके नजरिए से इस बार का? जैसा न्यूज में आ रहा था कि बीजेपी जो है सभी वर्गों को लेके चलेगी, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हों, जैसे इन्होंने जो पुलिस ऑफिसर्स लाए और महिलाओं को लाया और अच्छे लोगों के लेके आएंगे, शिक्षाविदों को लेके आएंगे, डॉक्टर्स को लेके आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आएंगे। अगर वो लेके आते हैं तो शायद बहुत अच्छा चेहरा बनेगा। और काम तो करना है, ये तो चीजें देखिए। तो सीधे रुक करेंगे आपका ही, दीपक राय जी आप अपनी बात पूरी करिए। आप दीपक राय जी की आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आवाज बढ़वा दीजिए। बढ़वा रहे हैं प्रदीप जी, दीपक राय जी की आवाज बढ़वा रहे हैं। दीपक राय जी चर्चा कर रहे थे इसी पर कि किस तरीके से मंत्रिमंडल होगा, आप अपनी होना चाहिए, आप अपनी बात रख रहे थे, पूरी करिए। जिस सवाल दोहराएंगे डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है देखिए ना दीपक राय जी, आवाज अब आपको क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, दीपक राय जी को आवाज नहीं मिल पा रही है शायद। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल?
जितेंद्र, लगातार जो मंत्री को जो फोन पहुंचे उनका सीएम आवास पहुंचना शुरू हो गया है और सभी यहाँ पर पहुंच गए धीरे धीरे और जितने लोगों को मैंने नाम सीएम आवास पे पहुंचे और लगभग लिस्ट फाइनल नहीं आ रहा और 4 बजे के आसपास देश के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सहयोगी तौर पर कौन कौन काम करेगा और साफ कहा जा सकता है कि सभी का पहुंचना शुरू हो गया जिनको फोन आया है उनका पहुंचने, लेकिन मौसम रजा में भी थोड़ी सी संशय बना हुआ है। वो मंत्री शायद ना बने, लेकिन दानिश को जिस तरह से फोन गया है अल्पसंख्यक समाज की ओर से, तो दानिश को ही कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मंत्री के तौर पर तो प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप पूरी तरह से योगी मंत्रिमंडल तैयार हो गया है और 4 बजे का इंतजार करना होगा और 4 बजे साफ हो जाएगा कि आखिरकार मंच पे कौन कौन आएगा और कौन मंत्री होंगे। जितेंद्र, यहाँ पर एक खबर और सामने निकल करके आ रही है कि जो भी मंत्री शपथ लेंगे उसके बाद इन मंत्रियों को लोक भवन बुलाया गया है। 7 बजे इन मंत्रियों को लोक भवन बुलाया गया है और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज ही इन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जितेंद्र, देखिए योगेश, बिल्कुल भी मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे सख्त नहीं किया जा सकता और जो मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल संभाला है तो जाहिर सी बात है कि उनकी कार्यप्रणाली पिछले 5 सालों में देखने को मिली। 17 से 22 के बीच में कार्यप्रणाली में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी तो शायद न सोएंगे, न सोने देंगे, न खाएंगे, न कमाएंगे, इस तरह का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। तो इसी तरह से शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन सहयोगी के साथ 5 साल तक काम करना है उनके साथ बैठक करेंगे और रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार 5 सालों में किस तरह से काम किया जाए और क्या क्या काम ऐसे हैं जो जनता को पहले पहुंचाया जाए। तो तमाम बातें अभी बाकी है। फिलहाल सबसे पहले हमें शपथ ग्रहण समारोह का देखना होगा। शपथ ग्रहण समारोह पे मंच पे कौन कौन आता है और आगे जो बैठक होगी लोक भवन में बुलाई गई है 7 बजे के आसपास, उसमें मंत्री किन बातों पर चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, उनकी कौन सी बातें हैं जो कहीं ना कहीं उनसे की जाएगी। दीपक जी, देखिए ये ताबड़तोड़ जो सामने नतीजे आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, कहें कि जो खबरें सामने आ रही हैं, बिल्कुल ये लग रहा है कि अभी से ही एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी मंत्रिमंडल गठित भी नहीं हुआ, मंत्रियों ने शपथ ली भी नहीं है, लेकिन उसके पहले ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी मंत्री लेंगे शपथ, उसके बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद उन लोगों को लोक भवन बुला लिया गया और एक बैठक करेंगे आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ। मुझे लगता है कि पूरी रणनीति बनाई जाएगी और जिसको लेकर के जो नए चेहरे शामिल होंगे उनको भी कुछ ना कुछ हिदायत दी जाएगी जरूर। दीपक जी, ये क्या है? ये आवाज बहुत बीच बीच में बहुत आवाज आ रही, क्लियर नहीं हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। पानी पीने की व्यवस्था पूरी की जा रही है, पूरी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही है, तो ऐसे में लगातार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। खैर, और रुक करेंगे। दीपक जी, आपको आवाज आ रही क्लियर है? जी हाँ जी। देखिए, हम सवाल यही था आपसे कि अभी मंत्री पद की विधायकों ने शपथ भी नहीं ली है, उसके बावजूद पहले ही ये निर्देश जारी कर दिए कि जिन विधायकों जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे वो लोक भवन पहुंचेंगे शाम 7 बजे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रूबरू होंगे तो जाहिर तौर पर है बैठक होगी, चर्चा होगी, बातें होंगी और उसमें मुझे लगता है कि जो नए चेहरे सामने आएंगे उनको कुछ ना कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे सीएम की तरफ से। जी योगी जी, आप सही कहा। देखिए, इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती आ गए हैं। एक तो 2 विधानसभा के इलेक्शन है, फिर लोकसभा का इलेक्शन है, तो ये टीम जो है बहुत मजबूत करनी होगी और डे 1 से ही जो है मतलब योगी जी टाइट रहेंगे और काम जो काम दिया है वो कंप्लीट करने की कोशिश होगी। तो उसके लिए इन्होंने शुरू से तैयारी कर ली। अभी देखिए, लास्ट वीक ही जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो टेंडर इन्होंने इन्वाइट किया है कंसल्टेंट के लिए। तो ये सब चीजें हैं कि बहुत बीजेपी के पास एक तरह से कहिए तो टाइम कम है। 2 साल में इनको हर चीज जो है मतलब दिखाना होगा। केवल शिलान्यास करने से और पत्थर लगाने से इस बार काम नहीं चलने वाला है। वो तो जनता पूछेगी कि 6 महीने पहले जो है 4 महीने जो शिलान्यास हुए हैं उसके बाद 1 साल बाद में जनता पूछना शुरू कर देगी वो पत्थर जो है जो उस पर लिखा गया उसका स्टेटस क्या है। तो इसलिए इसको ये डिलीवर करके चीजों को देना होगा, योजनाओं को पूरा करके देना होगा। इस बार कोई जो है आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना है चाहे और भी कोई चीजें नहीं कह सकते। तो ये बीजेपी लेगी 24 घंटे इनको काम करना पड़ेगा अगर इनको आगे बढ़ना है, आगे आना है। और जो इन्होंने संकल्प पत्र में बोला है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था सुधारने की बात हो, चाहे बिजली, सड़क और पानी की बात हो, तो ये चीज करके अभी देना होगा। नहीं तो जनता अब समझ गई, जनता ने बहुत बड़ा एक तरह से हर चीजों को नकार दिया। नकारात्मक राजनीति को जो है लोग कहते थे हिंदू धर्म के नाम पे आप
हिंदुत्व की भावनाओं को वो करके आप चुनाव जीत जाएंगे, वो भी खत्म हो गया। और भी जो चीजें थी, विपक्ष की जो बातें हुआ करती थी, चाहे लखीमपुर की, चाहे आप उन्नाव की, चाहे वो ले लीजिए, ये हाथरस की, उसको भी जनता ने नकारा। तो बीजेपी को बहुत बड़ा एक तरह से आप धन्यवाद करना चाहिए जनता को, एक बहुत बड़ा मौका दिया हर चीज नकार के। वो विश्वास को तोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपको जी जान लगा के नेताओं को काम करना पड़ेगा, तभी ये वापस आएंगे। नहीं तो 111 सीट जो है वो बीजेपी के लिए एक तरह से खतरे की घंटी भी है समाजवादी पार्टी को मिला। अगर ये नहीं करते तो अगली बार जो अखिलेश यादव को आने से कोई रोक भी नहीं सकता है। बिल्कुल, वो लगातार जिस तरीके से अभी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं, चुनाव होने के बाद ही लगातार सक्रियता बना रहे हैं। प्रदीप जी, आप बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं इस बार। अभी मंत्री पद की शपथ भी नहीं ली है विधायकों ने, और निर्देश जारी कर दिया गया है कि मंत्री पद की शपथ लेते ही 7 बजे लोग भवन पहुंचे, मुख्यमंत्री जी रूबरू होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, ऐसा है, अगर दिशा निर्देश दिया गया है तो प्रदेश के विकास के लिए दिया गया है। और देखिए, उन्होंने अगर नेतृत्व करना है प्रदेश का और मंत्री बनना है तो काम करना पड़ेगा। और या तो मोदी जी फॉलोवर हैं वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और हम लोगों के भी, तो 24 घंटे काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि प्रदेश से जो हमने वादे करे थे, जनता से जो वादे करे थे, अभी मैं दीपक राज जी को सुन रहा था, बहुत अच्छा बात बोले कि लखीमपुर सब चीज को पीछे छोड़ते हुए जनता ने हमें स्वीकार किया है और आशीर्वाद दिया है, तो उस पर खराबी उतरना है। और हमें चीजें दिखानी भी करके है कि जो अराजकता, जो सिस्टम खराब हुए उसको ठीक कैसे किया जाए। देखिए, हमने जो लगाम लगाने की कोशिश करी दंगों पे, उसको और कैसे मजबूती से किया जाए। आज अब जो सेकंड पार्ट में रहेगा कि हमारे जो मनमुटाव रहे जाति धर्मों से दूर कैसे किया जाए। ये जातिगत राजनीति पे काम करने का बहुत प्रयास किया है और कर रहे हैं चीज को भी लेके। और आज चीजें देखिए, 5 वर्ष जो हमें फिर मिलेंगे, जो उन 5 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन और परिवर्तित भी करना है। देखिए, वो जनता पार्टी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने अपने पिछले 5 वर्ष के अंदर गाँव में कभी डस्टबिन नहीं देखे, वो डस्टबिन लगाए, आरसीसी की रोड बना के दी, 24 घंटे गाँव के बिजली दी, बहुत कुछ दी। ये गरीब किसानों को जो 2000 महीने का था उनको वो दिया, बहुत कुछ चीजें करी। लघु उद्योग को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, चाहे वो सोनभद्र हो, जो काशी हो, चाहे अलीगढ़ ले लो, चाहे मथुरा ले लो, बहुत कुछ है चीजें। देखिए, फतेहपुर सीकरी में दरियों का बहुत काम है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया। हमारे प्रदेश के अंदर ही इतना बड़ा हब है जो छोटी छोटी इकाइयों में काम करता है, उसको विकसित करने के लिए, एमएसएमई में लाने के लिए और उसे लघु उद्योग को आगे करने के लिए इस पे भी काम करेंगे हम लोग, और करा भी है। जब हमें पीछे सरकार मिली थी तो 0/0 था प्रदेश के अंदर, फंड नाम की चीज नहीं थी। योगी जी ने अपने माइंड से, अपने दिमाग से एमएसएमई को ला, कृषि को आगे ला, इंडस्ट्री को आगे ला, कुछ करके उस चीजों की शुरुआत करी। अगर नहीं दिमाग लगाते तो शायद हो सकता है कि हम विकास नहीं कर पाते प्रदेश के अंदर। और बहुत चीजें हमें आगे लेके चलनी है, क्योंकि देश पे कर्जा भी बहुत बड़ा है, हमें वो भी देखना है, और कर्जे प्रदेश के विकास को भी देखना है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रदेश में विकास हो, अच्छी बात है, मगर प्रदेश कभी भी कर्जदार ना हो, ये बहुत बड़ी चीज है। उन चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना है। अगर 24 घंटे बिजली अगर मिल रही है तो उसके लिए काम किया गया, सिस्टम बनाए गए, पावर हाउस को डबल उसकी क्षमता बढ़ाई गई, उन चीजों को करा गया। पैसा खर्च करने में क्या है, अभी 2 पावर प्लांट लगा लीजिए आप 200-400 करोड़ रुपए के। कुछ किसी नेता के या किसी मुख्यमंत्री की जेब से थोड़े जाने, वो तो जनता के पैसे जाने, आपके मेरी जेब के पैसे जाने। मगर जो चीजें लगी हैं, इकाई बनी है, उनको मजबूती से और उन्हें आगे कैसे लाया जाए, मेन उस पे बात होनी चाहिए। जो सड़कें बनी है, सड़क को चौड़ीकरण करके नई सड़क छोड़ के उसको विकसित कैसे किया जाए, जो 5 वर्ष 7 वर्ष तक टूटे नहीं, काम उस पे करना चाहिए। क्योंकि जनता का पैसा है ये, आपका हमारा टैक्स का पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पे पुनः विश्वास किया है। मैं फिर उन्हें नमन और अपना नमस्कार करता हूँ पूरे प्रदेश के अपने जनवादियों को, अपने भाइयों को, जिन्होंने पश्चिम से लेकर बिहार बॉर्डर तक हम पे विश्वास किया है। तो इस पूरे 5 वर्ष हम उनके विश्वास को कायम करने में अपना जी जान लगा देंगे और कहीं पीछे नहीं हटेंगे विकास के लिए। बिल्कुल, मगर विकास की जनता को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल, उनके साथ के बिना हम अधूरे हैं। अगर आज गांव में जिला पंचायतों के अंदर, प्रधान के अंदर अगर डोर टू डोर कूड़ा उठाने का सिस्टम चला है, वो कभी गांव ने देखा नहीं था। आज गांव में गाड़ी कूड़ा उठाने जाती है। तो चीजें प्रदेश, हमारे प्रदेश के जो गांव देहात है उनमें चीजें परिवर्तित हुई है। और वो बिना जनता के, और आगे भी जनता चाहेगी कि और बेहतर दिशा में आप ले जाए, उत्तर प्रदेश को बेहतर राह पर ले चले। जितेंद्र, जो सामने दिख रही हैं तस्वीरें, देखिए उधर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बताया जा रहा है कि अब तक 10 लोगों ने जो है
वो भोजन कर चुके हैं। इकाना स्टेडियम में बताया जा रहा है कि तैयारियों को लेकर के काफ़ी बंदोबस्त किए गए हैं, पानी पीने की व्यवस्था की गई है। जो लोग मास्क लगा के नहीं जा रहे हैं उन्हें मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और इस तरह की खास? जितेंद्र, चलिए जितेंद्र को आवाज़ नहीं मिल पा रही है शायद। और फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तैयारियां जोरों पर है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।